नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल बेहतरीन तरीके से अपन ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग और दुर्गों को प्रारंभ कर दिया था, पढ़ा है बेहतर तरीके से और काफी विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया पढ़ के अच्छा भी लगा कि कई विद्यार्थियों ने कहा कि सर कई सारे डाउट जो थे कि वो क्लियर हो गए और हमें पता नहीं थी जो चीजें वो भी पता चलने लगी। तो चलो अच्छा है, अपना प्रयास जो है वो सार्थक है, हो रहा है और आगे बढ़ रहे हैं सभी विद्यार्थी, तो और भी खुशी की बात है। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज वापस दुर्ग का अगला टॉपिक। दुर्ग वैसे देखा जाए तो आपके यदि एग्जाम आप राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्जाम देते हो उसमें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुर्ग में सिर्फ दुर्ग ही नहीं, दुर्ग के अंदर और भी बहुत सारे जैसे मंदिर स्थापत्य है वो भी आ जाता है, इतिहास से जुड़ी घटनाएं आ जाती है, सारी चीजें आती है। तो कहीं ना कहीं दुर्ग अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए दुर्ग को महत्वता दुर्गों का वैसे ही महत्व रहा है, इतिहास के अंदर तो वैसे ही महत्व रहा है, राजा के रक्षक रहे हैं ये। चलिए साथियों, आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला अपना है वो है रणथंभौर दुर्ग। एक सेकंड। सबसे पहला जो अपना है वो है रणथंभौर दुर्ग। रण और थंब नाम की दो पहाड़ियों पे होने के कारण भी रणथंभौर कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि रंतिदेव ने इसका निर्माण करवाया तो रणथंभौर कहते हैं। कुछ कहते हैं राव जैता ने निर्माण करवाया, तो निर्माण संबंधित इसमें बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग स्रोत से अलग अलग बताते हैं। आप ये ध्यान रखें, रण और थंब नाम की पहाड़ी पर यह स्थित है, इसलिए इसको रणथंभौर कहा जाता है। इसके बारे में यह कहा जाता है साथियों कि बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं परंतु यह बख्तरबंद दुर्ग है। ये बख्तरबंद दुर्ग है, ये जो आप देख पा रहे हो ये रणथंभौर दुर्ग का ही फोटो है पूरा का पूरा। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये पूरा जैसे बख्तर पहना हुआ कैसे होता है वैसे बख्तरबंद दुर्ग है। बाकी सारे तो ये जो कोटेशन कहा है वो ध्यान रखना, किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा। ये पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि किसके अनुसार ये कहा है कि बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद दुर्ग है, तो ये अबुल फजल ने कहा है। ठीक है साथियों, जलालुद्दीन खिलजी ने इसे न जीत पाने के कारण, अब अपन मैंने ये चीज आपको जब हमीर पढ़ाया था तब बता दिया था कि जाहिन दुर्ग पर पहले आक्रमण किया, फिर रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया और इसके घेरा डाल के रखा, नहीं जीत पाया तो उसके बाद इसको घेरा मजबूरन उठाना पड़ा। और फिर इसने कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। वो वाली बात हो गई थी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई थी। आखिर में टांग तो ऊपर रखनी थी ना, कैसे भी रखी जाए, तो फिर वो ये कोटेशन कहकर और निकल लिए यहां से। ठीक है, कौन? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जान। ठीक है, और उसके ससुर जी भी थे वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो इसे इस कारण ये कहता है कि ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख द्वार कौन कौन से हैं? सभी दुर्गों में लगभग द्वार पौल ये मिलेगी। द्वार कोई पौल कहा जाता है, मारवाड़ी में कहते हैं पौल। ठीक है, और पौल यानी द्वार ही हुए। ठीक है, चलिए देखो, एक तो है हाथी पौल, ठीक, गणेश पौल, ज्यादातर तो भगवान के नाम के आधार पे ही मिलते हैं ये। गणेश पौल, सूरज पौल, नौलखा दरवाजा, ये इंपॉर्टेंट है। नौलखा दरवाजा पूछा भी, जब पहली बार ये पूछा गया था ना एग्जाम में, कंपटीशन में, तो काफी सारे विद्यार्थियों के गलत हुआ था, पता ही नहीं था कि कहाँ है। तो अब तो मतलब नौलखा की पूरी श्रृंखला चलती है और सभी पूरी श्रृंखला विद्यार्थी याद करके रखते हैं। तो अभी याद रखें कि नौलखा दरवाजा कहाँ है? रणथंभौर के अंदर है। इसके अलावा तोरण द्वार भी है, त्रिपोलिया दरवाजा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। ठीक है, यहां जैत्र सिंह की 32 खंबिया छतरी है, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। अब ये जो जैत्र सिंह की छतरी है ना साथियों, ये जैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासन के उपलक्ष्य में माना जाता है कि ये 32 खंबिया छतरी है। आप इसमें ये देख पाओगे, यहाँ पे ये जो देख पा रहे हो यही वह चीज है। और इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे बताते हैं जो हमीर था यहाँ का शासक, वो यहाँ इस छतरी यानी कि इसके अंदर बैठकर और जन सुनवाई करता था और न्याय किया करता था, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। तो भाई कैसे भी आ सकता है प्रश्न, न्याय की छतरी से भी आ सकता है, 32 खंबिया छतरी से भी आ सकता है। हालांकि 32 खंबिया तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पे जैत्र सिंह की 32 खंबिया छतरी है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। बाकी ये दुर्ग का मैंने आपको दुर्ग के फोटो और ये साथ में इस छतरी का फोटो भी अटैच करके बता दिया है। ठीक है,
इसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर अपन ने मंदिरों में बढ़िया तरीके से पढ़ा है, फोटो भी बताया था त्रिनेत्र गणेश, तीसरा नेत्र बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ है। इसके अलावा शिव मंदिर है, हमीर कचहरी, यहाँ पे भी सुनवाई होती थी, हमीर कचहरी के अंदर भी, ठीक है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पद्मला तालाब, इस पद्मला तालाब में ही जल जौहर बताया जाता है कि होता है, और हमीर की पुत्री देवल दे। एक संशोधन करना, आप शायद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने जब हमीर पढ़वाया था तब वहां पे आपको हमीर की पुत्री का नाम पद्मला ही बता दिया था, पद्मला तालाब का नाम है, और हमीर की पुत्री देवल दे जो थी इसकी पुत्री थी हमीर की, और यहाँ पे कूद के जल जौहर किया था, ठीक है। महिलाओं द्वारा पहला जल जौहर का उल्लेख जो मिलता है वो आपके रणथंभौर से मिलता है, वो ये था, ठीक है। इसके अलावा सुपारी महल, जोरा भोरा आदि। अब सुपारी महल जो है ना, इसमें मंदिर मस्जिद गिरजाघर तीनों के तीनों चीजें मिलती है, मंदिर मस्जिद और गिरजाघर, इसलिए प्रसिद्ध है। और ये जोरा भोरा भी एक तरह के महल है। वैसे ये अनाज रखने की कोठियां हुआ करती थी। अनाज रखने की मतलब बड़े बड़े ऐसे मारवाड़ी में कहते हैं ओरा बनावे, वे ओरा बनावे ना, वे ही है ये चीजें जोरा भोरा, ठीक है। तो जोरा भोरा इनके नाम थे, दो बड़े बड़े अनाज रखने की कोठियां थी एक तरह से। तो ये जोरा भोरा महल वगैरह ये सारी चीज जो इस लास्ट में मैंने यहाँ पे इतने में लिख रखी है ना, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है सब, और सीधा सीधा पूछते हैं प्रश्न कि फलानी चीज कहाँ है, फलानी कहाँ है, ये और ये जो बताई है वो आपको ऐसे के ऐसे याद करनी है, ठीक है साथियों। आगे बढ़े, चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे, और आगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट दुर्ग आ रहा है जो है कुंभलगढ़। जब जब मेवाड़ पर संकट आया कुंभलगढ़ को याद किया गया, और कुंभलगढ़ तो मतलब एक तरह मेवाड़ के अंदर ही आता है वैसे, और मेवाड़ यानी कि जो राणा शासक थे सारे के सारे, कुंभा, सांगा, आपके प्रताप वगैरह सभी यहाँ से जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें से कुंभा और महाराणा प्रताप का बहुत ज्यादा अटैचमेंट यहाँ से था। अब देखो साथियों, सबसे पहले इसका निर्माण जो है कुंभा द्वारा करवाया गया, और कुंभा की एक पत्नी थी, एक रानी थी कुंभल देवी, क्या नाम था, कुंभल देवी, उसके नाम पर करवाया तो इसका नाम हो गया कुंभलगढ़। कई जना यूं भी कहे कि कुमार नाम आते भी कुंभलगढ़ कह दे, लेकिन ये कुंभल देवी के लिए करवाया था तो कुंभलगढ़ कहलाया। यहाँ इसका जो शिल्पी है मंडन, ठीक है, मंडन वैसे कुंभा के समय था, इसने बहुत सारी स्थापत्य कलाओं के अंदर ये शिल्पी रहा है, ठीक। वास्तविक निर्माण यदि इसका देखा जाए, सबसे पहले इसका निर्माण जो करवाया था वो अशोक के पुत्र मौर्य था ये, ठीक है ना, अशोक के पुत्र संप्रति द्वारा करवाया गया, और उसका पुनर्निर्माण यदि देखा जाए तो कुंभा ने करवाया। ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया, और श्यामल दास के वीर विनोद में यह उल्लेख मिलता है। तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी कि ज्यादातर देखो 32 दुर्गों का निर्माण करवाना भी फिर वापस क्या है, बत्तीस दुर्गों का निर्माण करवाना, फोन बहुत आते हैं बीच में, तो 32 दुर्गों का निर्माण करवाना मतलब इतने जीवन काल के अंदर 32 दुर्ग, एक घर बनाना पड़े ना अपन भी में भी अपार पूरा जीवन निकल जाए, और यहाँ 32 दुर्गों का निर्माण, तो कहीं ना कहीं कुछ दुर्ग थे उनका पुनर्निर्माण जीर्णोद्वार करवा दिया, और इस तरीके से भी दुर्ग हुए, जैसे आपके ये दुर्ग है कुंभलगढ़ वाला, ठीक है ना। तो अशोक का पुत्र संपत्ति, ठीक है, उपनाम इसके मेवाड़ की शरण स्थली। जब जब मेवाड़ पे संकट आया, उदय सिंह के ऊपर संकट आया था जब बनवीर ने मारने का प्रयास किया था, ठीक है, तब उनको यहाँ पे भेजा गया। जब जब भी संकट आया है तो कुंभलगढ़ मेवाड़ की शरण स्थली के रूप में, यानी कि वहां पे इन्होंने मेवाड़ के शासकों ने शरण ली है, तो शरण स्थली कहलाया है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। फिर वही बात हो गई, जब जब संकट आया तो वहां पे उसको राजधानी बना दिया है, मतलब वहां पे रहने लग गए वो, तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी ये कहलाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसकी दीवार जो है साथियों वो 36 किलोमीटर लंबी है। एशिया में यदि चीन की दीवार के बाद यदि कोई देखी जाए तो वह यही दीवार है जो सबसे लंबी दीवार है अपने यहाँ की, ठीक है। एशिया में, पूरे एशिया के अंदर भी माना जाए तो यही है, 36 किलोमीटर लंबी है और 7 मीटर चौड़ी है। 7 मीटर, 1 मीटर इतो हुआ है, ठीक है। अब 1 मीटर में एक घोड़ो आराम से चल जाए, तो यहाँ पे 7 मीटर यानी कि 7-8 घोड़े आराम से साथ में चल सकते हैं। तो देखो ये जो आप देख पा रहे हो ये दुर्ग कुंभलगढ़ी है, और ये दीवार जो देख पा रहे हो ये देखो, ये पूरी ऐसे घुमावदार जो है
ये पूरी कुंभलगढ़ की दीवार है और दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। अभी मैं आपको दीवार का पास से फोटो बताऊंगा। ये तो बहुत मतलब रमणीय स्थल है, देखा भी है, इसको विजिट किया है हमने। देखो, इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की महान दीवार, न सिर्फ राजस्थान बल्कि भारत की महान दीवार कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना एस्ट्रिस्कन से की है। इसके अलावा यहाँ पे पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंबिया छतरी है। पृथ्वीराज सिसोदिया कौन था? वही सांगा के समय वाला, आपको याद आ रहा हो तो उत्तराधिकारी संघर्ष बताया था, उड़ना राजकुमार जिसे कहा जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया वही था। एक दिन में टोड़ा से टोंक, इसलिए उड़ना राजकुमार बहुत तेज घोड़ा दौड़ाता था। और ये सारी चीजें हैं। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंबिया छतरी यहीं पे है। उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यही हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा महाराणा प्रताप का जन्म 1540 के अंदर बादल महल में यहीं पे हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म भी कटारगढ़ के अंदर बादल महल में हुआ है, ठीक। ये फोटो देख लेना अच्छी तरीके से। ये कुंभलगढ़ दुर्ग है आपके, और ये बहुत विशाल है। वैसे फोटो है ना, ड्रोन से लिया हुआ है ये फोटो, ये ड्रोन से लिया हुआ फोटो है, इसलिए आपको दिख रहा है क्या। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुंभलगढ़ में अभी बाकी है और चीजें। देखो साथियों, कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख कहा जाता है, तीसरी आंख नहीं, मेवाड़ की आंख ही कहा जाता है। मेवाड़ की आंख इसलिए कहा जाता है, आंख का काम क्या होता है? सब कुछ देखना। तो ये कटारगढ़ जो है कुंभलगढ़ में सबसे ऊंचाई पर स्थित है और वहां से पूरा ही दृश्य दिखता है, तो इसलिए इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कटारगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कटार के जैसा इसका शेप है, यानी कि इसकी आकार जो है, इसकी आकृति जो है वो कटार के जैसी है, तो इसलिए कटारगढ़ इसे कहा जाता है। कुंभा का निवास स्थल था ये, कुंभा इसी के अंदर रहता था, ठीक है ना। अब ये जो फोटो आपको दिख रहा है, ये है आपके कुंभलगढ़ की दीवार का। देखो कितनी इसको मतलब किस तरीके से मतलब इसको घुमावदार और कितनी व्यवस्थित तरीके से बनाई हुई है इसको। और ये अंदर की तरफ दीवार है, बाहर ये मतलब परकोटा है पूरा, ठीक है ना। तो ये बाहर पहाड़ी है। अब ये जो फोटो देख रहे हो, ये मैं वहां पे विजिट करने गया था, और ये जो फोटो खींचा गया कटारगढ़ में, तो हालांकि नहीं जा सकते, लेकिन कटारगढ़ तो बंद रहता है वैसे, लेकिन उसके पास ही ऊपर ऊंचाई पे जाकर अपन फोटो ले सकते हैं वहां पे। तो वहां से यदि दृश्य देखते हैं तो देखो आपको दीवार पूरी दिख रही है, और इसके अलावा ये सड़क भी दिख रही है, ये सड़क है, तो ये सड़क भी दिख रही है, यानी कि मेवाड़ की आंख कहते थे कटारगढ़। तो कटारगढ़ से कैसा दृश्य दिखता होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इतना ये जबरदस्त वहां से दिखता है नजारा। तो ये कुंभलगढ़ की सुंदरता है। अब देखो, इसी के यानी कि कटारगढ़ के बादल महल में प्रताप का जन्म हुआ, और कब हुआ था? 1540, 9 मई 1540, ठीक है। विक्रम संवत 1597, मृत्यु 1597 ईस्वी। बहुत घुमाना चाहे बहुत घुमा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देने लायक होता है, विक्रम संवत और ईस्वी सन में अंतर करें, ठीक है। कुंभा की हत्या उदय काम करिया है। उदय ने कुंभा की हत्या यही करवाई, और ये मेवाड़ का पितृहंता कहलाया। यहीं पे हत्या की थी और यहां से हत्या करके फरार हो गया था। और जब उदय ने काम उने किए, नतीजा भी ऊना ही निकला है। कैसे? उल्टा नतीजा निकला। इसका मतलब इसको मौत भी इसकी ऐसी ही मिली है। इसके ये चला गया था मांडू मालवा, ठीक है, वहां जाकर, अब यहाँ पे तो वैसे भी सामान छोड़ते नहीं, वहां चला गया था और वहां पे बिजली गिरने से मरा है। बोलो, बिजली भी इसके ऊपर ही गिरी है, यानी कि काम ही ऊंधे किए हैं, तो ऊंधी मौत होनी है। तो यहाँ पे बताते हैं उदा की फिर बाद में बिजली गिरने से मृत्यु हो गई थी और इसने कुंभा की हत्या की थी। देखो, यह इतनी बुलंदी पर है, कौन? ये कटारगढ़, ठीक है ना। यह का मतलब क्या है, ध्यान रखना, कटारगढ़, ठीक है। यह इतनी बुलंदी पर बना है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाए, यानी कि कोई पगड़ी वाला है वो ऐसे नीचे से ऊपर की ओर देखेगा कटारगढ़ की तरफ, तो इतनी ऊंचाई है कि उसकी पगड़ी डेफिनेटली गिर जाएगी। और ये कोटेशन किसने कहा है? ये भी कहा है आपके भाई साहब अबुल फजल ने, ठीक है। अबुल फजल ने ही ये कोटेशन भी कहा है, और एक कोटेशन अपन आगे पढ़ के आए हैं, ठीक। अब देखो इसके अंदर दरवाजे, देखो इसके अंदर विजय पॉल, राम पॉल, भैरव पॉल, नींबू पॉल, गणेश पॉल, अरेट पॉल, और भी है एक दो दरवाजे, लेकिन इतने भी यहां से मुझे लगता है दरवाजों से हालांकि प्रश्न इतने बनते नहीं है। एक तो आपके चित्तौड़गढ़ वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न बहुत बनते हैं, लेकिन फिर भी अपन ध्यान रखें, अपने जब सामने मटेरियल तो पढ़ना चाहिए कि हाँ एक बार भी नजर मारी है तो काफी सारी चीजें आपके अच्छी हो जाएगी, कवर हो जाएगी,
ठीक है, ये कुंभलगढ़ का ही फोटो है, कुंभलगढ़ की महान ये जो दीवार है, भारत की महान दीवार, उसका फोटो है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं आगे, और आगे है अपने जयगढ़। ठीक है, जयगढ़ का निर्माण देखो, जयगढ़ का निर्माण मिर्जा जय सिंह ने, ऐसा बताते हैं कि इसका निर्माण मान सिंह ने करवाया होगा और बाद में पुनर्निर्माण जय सिंह ने करवा दिया, तो फिर इसको जयगढ़ कहा गया, ऐसा भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर तोप डालने का कारखाना है, और तोप डालने का कारखाना बताते हैं कि मान सिंह के समय से है, मान सिंह के समय भी तोपें डाली जाती थी, तो इसलिए इसका निर्माण कहते हैं मान सिंह ने करवाया होगा, और बाद में इसका पुनर्निर्माण किसने करवा दिया, मिर्जा राजा जय सिंह ने, और इसका नाम क्या हो गया, जयगढ़। ये चिल्ल की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसका उपनाम है चिल्ल का टीला। ठीक है, उपनाम क्या है, चिल्ल का टीला। ठीक, संकट मोचक दुर्ग भी कहा जाता है, क्यों, जब जब इस अपने जयपुर पे संकट आया है, तो ये दुर्ग जो है संकटकालीन काम किया है, संकटकालीन बचाव का काम किया है इसने, तो इसे भी संकट मोचक दुर्ग कहा जाता है। इसमें तोप डालने का कारखाना है, एशिया का, मतलब ये कह सकते हो कि सबसे बड़ा तोप डालने का कारखाना, या सबसे पहला तोप डालने का कारखाना भी यहाँ पे कह सकते हो। देखो, एशिया की सबसे बड़ी तोप इसमें बनाई गई, जिसका नाम था जय बाण। क्या नाम था, जय बाण। जय बाण की खासियत बताऊं था, देखो पहला जय बाण देख लो कि जय बाण है कड़ी, जय बाण है, आदमी देखो, और लारे आदमी ऊपर है, ठीक, इतो दिखे, मतलब आदमी है ना, बिल्कुल छोटा दिखता है। ये 6 मीटर की तो इसकी नली है, 6 मीटर की, तो ये जो नली देख पा रहे हो आप, यही है, 6 मीटर की तो नली है, और 20 फीट की, 20 फीट मतलब ये इसकी जो बताते हैं 6 मीटर है या 6 फीट है, ये मैं कंफर्म करूंगा एक बार इसको, और 20 फीट इसकी बताते हैं कि लंबाई है इसकी, तो ये हाँ वो 6 मीटर ही है, क्योंकि 20 फीट हो गई इसकी लंबाई हो गई, तो लगभग वही है लंबाई। और 22 मील इसकी मारक क्षमता है, कितनी है, 22 मील मारक क्षमता है। मात्र एक बार प्रयोग किया गया, वो भी एक्सपेरिमेंट करता, कोई नई चीज बनावे ना, जरा जांचिया करें कि हाँ अब इसका परीक्षण करते हैं, क्या ये सही काम करती है कि नहीं, बना तो दी भाई साहब विशाल का तोप, क्या अब इसको जांचते हैं। अब जांचते, जितनी बड़ी है बारूद भी ज्यादा लगेगा, सब कुछ लगेगा, बारूद सब डाल के टकाटक एकदम फर्स्ट क्लास करके, और फायर किया गया। और जैसे ही फायर किया ना, तो आसपास के लोग और मतलब काफी सारे जो जनता वगैरह थे, कईयों के तो कान के पर्दे फट गए इसकी आवाज से, कईयों महिलाओं के, पशु पक्षियों के, कईयों के गर्भपात हो गया उसी समय। और इसका गोला जो जाकर गिरा वहां चाकसू के अंदर, वहां पे गोरेला तालाब बन गया, और इतनी भयंकर मतलब इसकी गर्जना वगैरह हुई। राजा जी कह दिया और बस रे परीक्षण कर दियो, बोई गणो है, अगली बार अपा यूज कौन कराए ने, ठीक है। और उसके बाद में कभी इसको काम में लिया ही नहीं गया। और ये जो देखो तालाब बना है, गोरेला तालाब बन गया, वो यहाँ पे जहां गोला गिरा ना जाकर, वो गोरेला तालाब बन गया चाकसू के अंदर। और ये इतनी भयंकर मतलब खतरनाक तोप थी। तो ये जय बाण जयगढ़ के अंदर पड़ी है, याद हो जाएगी आराम से नाम से ही, ठीक है। इसका प्रयोग केवल एक बार किया गया था, और कैसे वो सारी चीज मैंने आपको बता दी है। 20 फीट इसकी लंबाई है, 22 मील मारक क्षमता है, 22 मील, ठीक है, मारक क्षमता 22 मील है, ठीक। एक बार ही प्रयोग किया था और ये गोरेला तालाब बन गया। इसमें प्रमुख द्वार डूंगर अवनी भैरू, ये याद रखने जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रमुख द्वार यानी पौड़ ही है। अब एक एक याद करते ना, जैसे डूंगर द्वार, अवनी द्वार, भैरू द्वार, तो याद नहीं होते। डूंगर अवनी भैरू ऐसे याद कर लो कि फटाक से याद हो जाएंगे, ठीक है, एकदम आराम से। डूंगर अवनी भैरू, ठीक है। यहाँ पे राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था, इसको मतलब राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। इसके अंदर एक तरह से देखो किले जो होते थे ना, उन्हें जेल के रूप में बहुत प्रयोग लिया गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग को भी जेल के रूप में बहुत प्रयोग लिया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत रखा गया कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय यहाँ पे जो खजाने को खोजने के लिए खुदाई की गई थी, तब ये बहुत चर्चा में आया था। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि उस समय ट्रकों बंदी सोना, यहाँ से मान सिंह के समय का सोना, जब गड़ा हुआ सोना था, वो निकालकर यहाँ से ट्रकों बंदी पूरी रोड वगैरह सील करके और वो दिल्ली की तरफ ले जाया गया था, ऐसा कुछ लोग बताते हैं, ठीक है। तो अब पता नहीं वो ले जाया गया था या नहीं ले जाया गया, वो अभी है या नहीं है, कहाँ है, कैसे है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये बताते हैं कि उस समय खुदाई की थी और यहाँ से कई ट्रक है, 300-400 ट्रक सोना यहाँ से ले गए थे, ऐसा बताते हैं। मैं नहीं बता रहा हूं, अरे भाई लोग बतावे, अरे ठीक है।
हाँ नहीं थे पसे इन्हीं खोज में चला गया था तो नौकरी खोजने कौन जाए कि चलो वहां 300 ट्रक गया हुआ है अपन तो वहीं चलते हैं एक ट्रक छोड़ो एक मतलब थोड़ा मिल जाए तो भी घणो है? चलिए विजयगढ़ी इसके अंदर एक छोटा सा दुर्ग बना हुआ है जिसे विजयगढ़ी कहते हैं और 7 मंजिला दिया बुर्ज है। ठीक है, दिया बुर्ज 7 मंजिला है। ऐसा कह सकते हैं कि शत्रु सेना जब आक्रमण करती है उससे पहले ही उसकी आहट पता चल जाती है और उसको देखने के लिए भी दिया बुर्ज को काम में लिया जाता था। 7 मंजिला दिया बुर्ज इसके अंदर बना हुआ है। ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, ये प्रश्न बनते हैं। एक किला और पढ़ते हैं आज अपन, जो है आमेर का किला। अब आमेर के किले में वैसे जैसे आप पर्यटक जाते हैं पर्यटन की दृष्टि से तो हाथी सफारी बढ़िया होती है वहां, ठीक है ना। हम भी जब गए थे तो हाथी सफारी जरूर करके आए थे। वहां पे एक वो ऊंचा सा वो बना हुआ है कोई दरवाजा टाइप है, उसके ऊपर ही चढ़ा के और हाथी के मतलब अपन लेवल में आ जाते हैं उस समय और सीधे अंदर बिठा के इस तरीके से हाथी सफारी करवाते हैं। हालांकि सभी जगह ऐसे ही करवाते हैं लेकिन ऐसा है, ठीक है। अब देखो कछुआ शासक कोकिल देव ने मीणों से इसे छीना था। मीणों का शासन था पहले यहाँ और मीणों से इस दुर्ग को छीना था इन्होंने। इसकी मुख्य विशेषता इसके महल है, ठीक है ना। तो इसके महलों का निर्माण वैसे शुरुआत मानसिंह ने करवाई और पूरा मिर्जा जयसिंह ने करवाया। मिर्जा जयसिंह का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ की स्थापत्य कला में, पूरा मिर्जा जयसिंह ने करवाया। तो यहाँ के जैसे दीवाने आम दीवाने खास वगैरह महल बहुत इसके आमेर के किले के महल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो देखो इसके उपनाम अमरीशपुर और अंबावती, ऐसे कहते हैं कि महाराज थे ऋषि अम्बरीश, ठीक है। तो ऋषि अम्बरीश ने यहाँ पे तपस्या की थी, ये उनकी तपोस्थली थी, इसलिए इसे अमरीशपुर या अंबिकावती अंबावती ऐसे कई सारे नाम मिलते हैं जो इसको कहते हैं। यहाँ पे एक महल बना हुआ है जिसका नाम है कदमी महल। इस कदमी महल के अंदर कछुआ शासकों का राज तिलक किया जाता था। जैसे जोधपुर में श्रृंगार चौकी है, श्रृंगार चौकी में जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था श्रृंगार चौकी के वहां पे, वैसे ही यहाँ पे जो है यहाँ कदमी महल के अंदर यहाँ के शासकों का राज तिलक किया जाता था, ठीक है ना साथियों, ध्यान रखना। अब देखो प्रमुख महल में दीवाने आम दीवाने खास, अब मैं बताता हूं आपको महल बताता हूं इनकी महलों की विशेषता। देखो ये जो आप देख पा रहे हो ये आपके है दीवाने आम, ठीक है, और ये है दीवाने खास। दीवाने आम और ये है खास, ठीक है ना। ये 40 खंबे हैं इसके अंदर, इसकी विशेषता यही है 40 खंबे। अब दीवाने आम और दीवाने खास में क्या अपन को मतलब कैसे पता लगा है कि ये दीवाने आम है ये दीवाने खास है। देखो ये खुला दिख रहा है ना, यानी दीवाने आम है जनता के लिए भी खुला रहेगा। ये दीवाने खास है, देखो पूरा ही राजा के लिए ऐसे रहेगा कि अंदर घुसने से पहले भी अपन को परमिशन नहीं लेनी पड़े कहीं, ऐसा देखने में लगता है। तो याद करने के लिए एक बढ़िया तरीका है, ठीक है। दीवाने खास के बारे में पहले पढ़ते हैं। इसे दर्पण धाम भी कहा जाता है, शीश महल भी कहा जाता है। इसके अंदर एक बनी हुई एक महल है जो पूरी कांच की जबरदस्त कारीगरी अंदर कर रखी है, तो इस कारण बिहारी ने इसे दर्पण धाम कहा था, ठीक है ना। किसने कहा था? बिहारी ने दर्पण धाम कहा था और शीश महल भी कहते हैं। ये दीवाने खास है। इसके पास में मतलब इसके आमेर महल के अंदर ही एक सुहाग मंदिर बना हुआ है जो आयताकार महल है। क्या है? आयताकार महल है और उसे सुहाग मंदिर के नाम से जानते हैं। फिर देखो एक व्यक्ति और है अपने बिशप हैबर साहब। बिशप हैबर साहब कहते हैं कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, अल ब्रह्मा से जो कुछ सुना, उससे कई बढ़कर है यह महल। ये दुर्ग नहीं, ये महल, यानी कि इसके अंदर जो महल बने हुए हैं उनके बारे में कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, अल ब्रह्मा से जो कुछ सुना। सीधा सीधा पूछते हैं, क्या पूछेंगे कि ये कोटेशन किसका था? ये इन महानुभाव का नाम, इन महाशय का नाम आपको ध्यान रखना है कि बिशप हैबर ने ये चीज कही थी, ठीक है ना साथियों। अब देखो इसके अंदर के प्रमुख मंदिर, हर दुर्ग के अंदर आपको मंदिर मिलेंगे। कुंभलगढ़ के अंदर भी बहुत मंदिर है, ठीक है। तो हर दुर्ग के अंदर मंदिर मिलेंगे। एक तो है यश मंदिर, इसे जस मंदिर भी कह सकते हो, यश मंदिर या जस मंदिर, ठीक है। सुख मंदिर, अब सुख मंदिर है तो सुख है यानी कि आनंद है, तो आनंद मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा शीला देवी जलेब चौक के अंदर, मैंने आपको जब पढ़ाया था व्यवस्थित रूप से बताया था कि शीला देवी मंदिर जलेब चौक में बना हुआ है। जगत शिरोमणि मंदिर, ये भी कनकावती द्वारा देखो बनाया हुआ, पूरा पढ़ाया था इसको भी व्यवस्थित, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो यही मीरा मंदिर भी कहलाया। तो ये जो है
इस आमेर के किले के अंदर आपके बने हुए हैं। इसके अलावा देखो दीवान ए आम और दीवान एक खास महलों का निर्माण राजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया है। ठीक है ना, मैंने कहा ना मिर्जा राजा जयसिंह की स्थापत्य कला में बहुत बड़ी भूमिका है, तो इन दोनों का निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया है। और इस दुर्ग में और क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न बनता है। इस दुर्ग में मावठा झील, गणेश फॉल तो लगभग सभी के अंदर पढ़ी है अपन ने, ठीक है ना। तो इस दुर्ग के अंदर गणेश फॉल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हर कार्य की शुरुआत जो है वो गणेश जी को आगे रखकर की जाती है, तो गणेश पॉल तो कहीं ना कहीं मिलनी है। तो गणेश पॉल, मावठा झील, दिलराम बाग, केसर क्यारी आदि। केसर क्यारी में केसर की खुशबू बहुत बढ़िया आती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको आमेर के किले के अंदर मिलेगी। नाइट टूरिज्म के लिए भी इसे खोला गया था। आमेर सबसे पहला राजस्थान के अंदर नाइट टूरिज्म के लिए खोला गया था, वो आमेर का किला था। और इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है चिक्कू गाजर आम। ठीक है, तो अब बार बार बीच में बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि लगातार एक बार स्टार्ट में ही आपको चीज बता दी तो वो है। देखो साथियों, एक चीज और आपको सूचना देना चाहूंगा, अपनी वन लाइनर जो है वो तो लगभग होली के आसपास आ जाएगी अपनी, ठीक है ना। जैसे ही कवर वगैरह बन जाएगा मैं आपको बता दूंगा, इंफॉर्मेशन दे दूंगा। जो सेकंड ग्रेड की वन लाइनर है, पहला पार्ट है उसका भी, दूसरा पार्ट अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, मैं लिख रहा हूं अभी, ठीक है ना। तो वो चल रही है चीज, और बहुत मुझे पता है बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है। तो वन लाइनर ये सेकंड ग्रेड की आ जाएगी आपके लगभग होली के आसपास दे देंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा रीट की एक रिवीजन बूस्टर, एसएसटी की रिवीजन बूस्टर लिख रहे हैं हम, रीट की वो रिवीजन बूस्टर ऐसी होगी साथियों, मतलब वन लाइनर अप्रोच ही होगी उसकी भी, और उसमें भी रिवीजन बूस्टर, यानी कि एक जब एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा मैटर बिखरा हुआ होता है रीट वालों के लिए स्पेशली। हालांकि रीट वाले क्या, उसके अंदर तो जीके वैसे पूरा ही कवर होना है, क्योंकि रीट एसएसटी में वो जीके हैं जो ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, कांस्टेबल सभी के अंदर आता है। तो वो रिवीजन बूस्टर ये काम करेगा आपको। एक तो क्या होगा, उसके अंदर अपनी ट्रिक सारी होगी रिवीजन बूस्टर के अंदर, ठीक है, ट्रिक सारी मिलेगी। इसके अलावा मतलब बिल्कुल ही अनावश्यक कुछ भी नहीं, सीधा का सीधा आपको जैसे रिवीजन करते हो ना, लास्ट में शॉर्ट नोट्स कैसे रिवाइज करते हो, उस आधार पर वह चीज जो होगी ना आपके लिए वो एंड मतलब अंतिम समय में वो ब्रह्मास्त्र साबित होगी। और वही चीज जो है हम लिख रहे हैं, अब वो कब तक हो जाती है पूरी, लगभग हमारी कोशिश रहेगी कि आपको एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले वो चीज दे दें, क्योंकि व्यवस्थित तरीके से देनी है, ठीक है। तो लगभग हमारे क्यों रिवीजन का टाइम भी लगभग वही होता है कि एग्जाम से लगभग 2 महीने पहले से रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। तो यही रहता है लगभग 2 महीने पहले हम कोशिश करेंगे कैसे भी करके आपको वो चीज देने की। अब ये कैसे कितनी हो पता है किस तरीके से, वो देखो जैसे ही होगा तब मैं बताऊंगा। लगे हुए हैं आप लोगों के लिए ही प्रयास करते हैं, जैसे ही आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का दिमाग में आता है मैं साझा भी करता हूँ वापस चीज आपके साथ, और ये सारी चीजें हैं। तो देखो जैसे जैसे जो भी आता है मैं तो दिल खोल के बता देता हूँ सारी चीजें। तो एक तो ये आपके आ जाएगी होली के आसपास आपके वन लाइनर, तो जैसे भी आएगी मैं बता दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाए ताकि सूचनाएं समय पर मिलती रहे। कई जने कहते हैं टेलीग्राम नहीं चलाते, अरे 2 मिनट लगते हैं टेलीग्राम इंस्टॉल करके और अकाउंट बना लीजिए। क्लासेस सब व्यवस्थित उसके अंदर मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है, सारी सुविधाएं तुरंत ही सूचना मिल जाती है। करना क्या है अपन को, ज्वाइन करके और म्यूट कर देना ग्रुप को बस। उसके बाद में उसको जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई दिन के 3-4 ही मैसेज उसके अंदर आते हैं, ज्यादा आते नहीं, क्योंकि बाकी कोई नहीं भेज सकता। हम या तो मैं भेज सकता हूं या हमारी टीम का कोई मेंबर भेज सकता है। तो वही है जो सूचना जरूरी होती है वो साझा की जाती है, ठीक है साथियों। आज की क्लास थोड़ी लेट हुई है और सोच रहा हूं कि शायद क्लास का टाइम जो है 1 बजे का कर दिया जाए। यदि ऐसा होगा, डिसीजन लेंगे तो बता देंगे। वैसे आपकी 12 बजे आएगी क्लास, जैसे आ रही थी वैसे आएगी। आज थोड़ा सा लेट हुआ क्लास का, इसलिए आपको सूचित कर दिया गया, क्योंकि मैं जानता था कि आज लेट होगा, इसलिए मैसेज के जरिए टीम मेंबर्स ने आपको सूचित कर दिया होगा, ठीक है साथियों। और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड यदि कोई भी इश्यू होता है, जैसे कि मान लीजिए कई विद्यार्थियों को पेमेंट करना नहीं आता है ऑनलाइन का, तो उनके द्वारा जो है वो रीडायरेक्ट होती है विंडो, उससे पहले ही उसको बंद कर दिया जाता है, तो उनका पेमेंट बीच में स्टक हो जाता है। तब ऐसे में क्या होता है, उनका डिडक्ट हो जाता है और अपने टेस्ट सीरीज चालू नहीं हो पाती। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, जहां टेस्ट शुरू करते हो उसके ऊपर मैसेज में लिख रखे हैं
तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सिर्फ अपने नंबर छोड़ने हैं और इन्फॉर्मेशन दे देनी है कि हमने इस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था और हमने इस टेस्ट सीरीज के लिए किया था और हमारे ये समस्या है। बस 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपको जवाब देकर आपकी समस्या का समाधान भी कर दिया जाएगा। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आप कहीं कमेंट करो, कहीं मेल करो, कहीं वहां से समाधान होने वाला नहीं है। सिर्फ टेस्ट सीरीज की जो टेक्निकल टीम है सिर्फ व्हाट्सएप नंबर संभालती है और वहीं से आपका समाधान होगा। जो कुछ जरूरी जानकारियां थी इस क्लास के अंत में मैंने देनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी इधर उधर जो भी कमेंट या मेल करके परेशान होते हैं उनको भी परेशानी न होना पड़े और टीम के अन्य सदस्य हैं तो उनको भी परेशान न होना पड़े। बाकी साइकोलॉजी की अभी कल ही जुड़ी थी, एक टेस्ट कल जुड़ा था, एक आज और जुड़ जाएगा। लगभग हर दिन या हर दूसरे दिन ही साइकोलॉजी में जुड़ रहे हैं। मतलब बढ़िया प्रैक्टिस, और जितने पिछले आए हुए प्रश्न है उन सभी पे प्रैक्टिस, उसके अलावा अंदर से जितने प्रश्न बनते हैं उन सभी पे प्रैक्टिस करवाने का उद्देश्य है। और जीके और साइको दोनों जब टेस्ट सीरीज अपने लॉन्च करेंगे, और टेस्ट सीरीज है सीधी की सीधी आपके लागत मूल्य पे, ठीक है ना, जब लॉन्च करेंगे यानी कि उसके अंदर अभ्यास के अंदर कोई भी कमी नहीं रखने वाले हैं। ये बात आपका मतलब गांठ बांध के मान लीजिए। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।